नेक्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी और इसमें मैग्नेटिज्म भी है। तो इसमें पहला है कि इलेक्ट्रिसिटी जो किस है, तो इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रॉन वर्ड से आया है। जब एम्बर को बिजली के हाथ से रगड़ने पर जो उसमें अट्रैक्शन आई है, तो उसी से होगा कि इलेक्ट्रिसिटी जैसे कुछ होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण ही जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है कोई भी चीज़ फील कर पाता है इलेक्ट्रिक चार्ज होने के कारण ही। उसमें सबसे बड़ा आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो ग्लास को सिल्क से सिप कीजिए तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। ग्लास को जब सिल्क पर रगड़िएगा तो उसमें जो प्लस पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो कह रहे हैं ग्लास को सिप कीजिए, सिप से हो जाएगा पी से प्लस, ग्लास को सिल्क को रगड़ने पर जो है प्लस से पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसमें सिल्क जो है वो निगेटिव हो जाता है, सिल्क जो है निगेटिव हो जाता है, ठीक है। और ग्लास रड जो है वो पॉजिटिव हो जाता है। तो नेगेटिव चार्ज करें जब इबोनाइट को जब हम लोग फॉर पर रखेंगे इबोनाइट को, तो इबोनाइट जो है वो निगेटिव चार्ज होगा। पहले से ई है तो निगेटिव हो जाएगा, ई जो है इबोनाइट जो है निगेटिव चार्ज हो जाएगा, फूड जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और सब फूड जो है वो निगेटिव हो जाता है। उसके बाद कॉज ऑफ चार्जिंग बोले तो मतलब चार्जिंग होता क्यों है, तो जो ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफ़र के कारण वहाँ पे चार्जिंग होता है। इलेक्ट्रॉन हमेशा मूव करता है, प्रोटॉन जो है मूव नहीं करता है। इलेक्ट्रॉन जो है जब ऐसे उसको रगड़ा जाता है एक जैसे दूसरे का जंप करते रहता है, और प्रोटॉन जो है नहीं करता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो पॉजिटिव चार्ज, जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है जो है तो निगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का जो है कोई मूवमेंट नहीं होता है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के बात करता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफ़र होता है। उसको कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज जो इसको कहा जाता है। पता है लाइक चार्ज जो है वो रिपल्सन करता है, अनलाइक चार्ज जो है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज देख सकते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 है। ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का हो गया। और कहा जाता है कि मतलब ऐसा बहुत सारे इलेक्ट्रॉन को मिलाइए तब जो है कूलम होगा। एक कूलम में जो है इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को मिलाइए 6.25 × 10⁻18, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन का कितना हुआ 1.6 × 10⁻⁻19 हो गया। और 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन को मिलाइए तब जाके होता है एक कूलम। इससे पता चलता है कि कूलम जो है बहुत बड़ा चार्ज है, कोई छोटा नहीं है। सबसे छोटा जो है इलेक्ट्रॉन का ही होता है। ये निगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन का जो है निगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन वाला इसका ठीक पॉजिटिव हो जाता है। चार्ज निकलने का फॉर्मूला होता है Q=IT, ठीक है। Q होता है I हो गया एम्पियर और T हो गया टाइम, तो इसी को होता है डायमेंशन होता है AT। Q=IT होता है फॉर्मूला चार्ज का, Q=IT। कूलम्स लो देखो तो कूलम्स में क्या होता है, F = K Q1 Q2/r²। इससे क्या पता चलता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके फोर्स जो इलेक्ट्रिक फोर्स होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके चार्जेज को मल्टीप्लाई किया जाए तो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उनके डिस्टेंस के स्क्वायर का, दोनों चार्जों के बीच के डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का। यहाँ पे के जो है कांस्टेंट है, लेकिन मीडियम के हिसाब से बदलते रहता है। वैक्यूम इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम्ब स्क्वायर, ठीक है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। अब इसमें ग्रेविटेशन में क्या अंतर होता है, कूलम वाला जो है उसमें अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों लगता है, ठीक है। लेकिन ग्रेविटेशन में सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्शन ही लगता है, वहाँ पर रिपल्सन नहीं है। ग्रेविटेशन जो है मास पे लगता है, ये कूलम जो है ये जो है चार्ज पे लगता है, ये चार्ज पे लगता है। ये जो है मास पे लगता है, ये चार्ज पे लगता है। अब क्वेश्चन है F जो है K के बराबर कब होगा, तो Q1 और Q2 दोनों जो एक कूलम हो जाए और दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है 1 मीटर हो जाए, तब ये सब 1 होकर कैंसिल आउट हो जाएगा। F जो है K के बराबर हो जाएगा, यानी कहिए कि 9 × 10⁻9 न्यूटन हो जाएगा। कूलम लॉ जो है फेल कब करता है, जब 10⁻14 मीटर से कम हो जाता है तो उसे 14 आ जाता है। 10⁻14 मीटर से कम रहता है तो जब कूलम लॉ जो है फेल कर हो जाता है। मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो काम किया गया इन्फिनिटी से जो है चार्ज को लाने में जो काम किया गया उसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला W/Q इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाता है। तब V = W/, तो वर्क को हम लोग किसमें डिनोट करते हैं, जूल में, और Q को हम लोग कूलम में, तो इसका जो है J/C करके जो है इसका यूनिट हो गया इसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। और इसको ऐसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को जो है वोल्ट में इसे नापा जाता है, V से डिनोट किया जाता है। अगर हम लोग को जो 1 जूल का मेहनत लग रहा है 1 कूलम के चार्ज को लाने में, तो वहाँ पर जो इलेक्ट्रिक कहा जाए कि पोटेंशियल वहाँ पे जो है 1 वोल्ट का है, ठीक है। अब पोटेंशियल देखते हैं, पोटेंशियल 0 कब हो जाएगा, तो W/Q में जो कोई अनचार्ज बॉडी है तो उसका जो हम लोग पोटेंशियल जो है 0 मानेंगे, ठीक है। और कोई पॉजिटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा, कोई निगेटिवली चार्ज है तो उसका पोटेंशियल जो है निगेटिव हो जाता है। तो हम लोग अर्थ का पोटेंशियल जो हम लोग हमेशा 0 मान के चलते हैं, अर्थ का पोटेंशियल हमेशा 0 मानते हैं। इसको एज्यूम किया जाता है 0, इसको एज्यूम किया जाता है, ठीक है। नेचुरली 0 नहीं होता है, इसको एज्यूम किया गया है।
मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और यहाँ का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच जो अंतर होगा उसी को पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे। तो इसको भी वोल्ट में ही नापा जाएगा, क्योंकि इसमें से इसको घटा देना है तो इसको भी वोल्ट में ही नापा जाएगा। इसका फार्मूला होगा V = W/Q, पोटेंशियल डिफरेंस का भी, ठीक है। यहाँ पे W वर्क डन होगा, Q हो गया। तो इसमें क्वेश्चन कभी कभी देता है कि W दे देगा, WQ दे देगा, V निकालेगा, VQ दे देगा, W निकालने के लिए बोलेगा, तो ऐसा मतलब क्वेश्चन बन जाएगा। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जो इलेक्ट्रिक चार्ज जो है कितना मतलब कि रेट से फ्लो कर रहा है उसी को इलेक्ट्रिक करंट कहा गया। तो हम जानते हैं Q = IT होता है, तो यहाँ से I हम लोग का क्या हो जाएगा, I हो गया इलेक्ट्रिक करंट, तो I = हो जाएगा Q/T हो जाएगा, नहीं कि ऐसे हम बात करते हैं कूलम/टाइम हो जाएगा। सबसे देखते हैं कि पहले करंट का डायरेक्शन से पहले इलेक्ट्रॉन का देखते हैं। इलेक्ट्रॉन किधर है, इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाता है, इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पर जाता है। तो करंट जो है उसको उल्टा फ्लो करेगा, करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन जो है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ जाता है। तो जो करंट का डायरेक्शन होता है वो इलेक्ट्रॉन के डायरेक्शन के ठीक उल्टा होता है। मतलब कि यहीं से क्वेश्चन बनता है कि जो कन्वेंशनल करंट है उसका डायरेक्शन जो है अपोजिट होता है, करंट फ्लो के डायरेक्शन के जो है अपोजिट होता है। करंट को फ्लो करने के जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है जो होना चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल इसको जाना है, दोनों जगह पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो तो वहाँ पर 0 हो जाएगा, तो वहाँ पर जो करंट फ्लो नहीं करता है। पोटेंशियल डिफरेंस होना जो बहुत ज़रूरी है। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। ये जो स्केलर क्वांटिटी है इसका यूनिट हो जाता है एम्पियर। एम्पियर इसको से डिनोट किया जाए, जो है स्केलर क्वांटिटी है। अगर 1 मिली में कितना हो गया, 10⁻³ हो गया, माइक्रो में जो है 6 हो जाता है। कंडक्टर क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो इजीली फ्लो करता है, वहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन और फ्री आयंस होता है, इसी कारण। इसका एग्जांपल कौन लगाता है, तो कॉपर हो जाता है, सिल्फर हो जाता है, फिर ग्रेफाइट हो जाएगा, नॉन मेटल होता है ग्रेफाइट होता है, एसिड बेस होता है, साल्ट होता है, ये सबसे जो है कंडक्टर कम करता है। इसमें ग्रेफाइट जो है कंडक्टर है नॉन मेटल होते हुए भी। लिक्विड जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कि नहीं, तो करता है। कब करता है, जिसमें आयन होता है तभी करता है। और इस बार इंसुलेटर, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा फिर इलेक्ट्रॉन जो है नहीं होता है। इसका एग्जांपल अगर रबर देख लीजिए, ग्लास हो गया, प्लास्टिक हो गया, सूखा हुआ लकड़ी हो गया, या फिर डिस्टिल्ड वाटर। इसमें ध्यान रखना डिस्टिल्ड वाटर भी होता है, इंसुलेटर में ही आता है। इंसुलेटर होते हैं उनके रेसिस्टेंस उनमें काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो ही नहीं कर पाता, रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा होता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है, हमारे रूम टेम्परेचर पर इनके पास बहुत ही कम फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होता है बहुत कम होता है। जैसे इसको गर्म कीजिए, हीट कीजिए, या फिर डोपिंग कीजिए, डोपिंग करके जो है इसका कंडक्टिविटी को जो है बढ़ाया जा सकता है, वही होता है सेमी कंडक्टर। इसका एग्जांपल होता है सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम जो है सुपर सेमी कंडक्टर। ये इससे क्वेश्चन आता है कि सेमी कंडक्टर कंडक्टिविटी जो है इसको गर्म किया जाता है, तो गर्म करने से जो है इसका कंडक्टिविटी जो है बढ़ जाता है। और जबकि मेटल्स से उल्टा होता है, मेटल्स को अगर आप गर्म कीजिएगा ना तो कंडक्टिविटी घटेगा, मेटल्स का जो है वो घटता है और सेमी कंडक्टर का जो है वो बढ़ता है। एक क्लोज पाथ जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। ओपन सर्किट में जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करता है, क्लोज में ही फ्लो करता है। सर्किट को एकदम क्लोज होना बिल्कुल ज़रूरी ही है। और सिंपल देखते हैं, सेल जो है, सेल बैटरी को बनाना हो तो ऐसे बैटरी बनता है, इधर माइनस कर दिए प्लस कर दिए, जो बैटरी बन गया। ग्रुप ऑफ सेल्स बनाना है तो ऐसे ही करके बनाते जाइए, ठीक है, ऐसे ऐसे करके बना दिया। यहाँ पर देख सकते हैं इसे ग्रुप ऑफ सेल्स के लिए हो गया। कनेक्टिंग वायर के लिए सीधा इसे लाइन खींच दिया जाता है। और अगर जंक्शन होता है तो जंक्शन में से निकाल दिया, तो जो जंक्शन हो गया यहाँ पे। और प्लग को जो है ऐसे बनाता है, प्लग जो है ऐसे बनता है, देख रहे हैं यहाँ पे प्लग ऐसे बनता है। स्विच जो है ऐसे बनता है, स्विच जो है ऐसे बनता है स्विच। और प्लग जो है वो क्लोज है, प्लग जो है क्लोज है तो जो है ऐसे करके उस प्लग को, ऐसा प्लग जो है बंद है। और स्विच ऐसे करके ऑन हो गया, लेकिन ऐसे करके इस पर जो वही गिर गया, इस पर गिर गया, ऐसे लगा हुआ है, तो ये जो है स्विच मतलब कि क्लोज स्विच है। मान लिया ऐसे है, यहाँ से ऐसे जाके ऐसे गया था, मतलब इसके ऊपर से चला गया है, इसमें जो है जंक्शन नहीं है यहाँ पे। और ऐसे जाके ऐसे करके ऐसे गया, ऐसे गोल गिरा होता है, जो है बल्ब हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं जो है बल्ब हो गया। एम मीटर के लिए ऐसे ले जाके इसमें ए लिखना होता है, वोल्ट मीटर के लिए भी लिखना होता है, और रेसिस्टेंस के लिए सिर्फ ऐसे कर दीजिए। सबसे पहले आता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर को देखते हैं। गैल्वेनोमीटर के बारे में क्या है, ये जो है सिर्फ इलेक्ट्रिक करंट को डिटेक्ट करता है, सिर्फ डिटेक्ट करने का काम होता है। डायरेक्शन जो करंट का डायरेक्शन पता कर लेता है, चार्ज के नीचे से पता कर लेगा। मेनली जो है करंट को एक तरीके से डिटेक्ट करने का इसका काम है। तो इसके बारे में और देखते हैं GS। अब इससे दो चीज़ें, गैल्वेनोमीटर हमेशा सीरीज में लगाया जाता है। उसके बाद इसमें जो शंट लगा देंगे, इसमें शंट लगा देंगे तो बन जाएगा एम मीटर, ठीक है। और इसमें बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगा देंगे, बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे तो जो बन जाएगा वोल्ट मीटर। बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस लगा देंगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, और इसमें शंट लगा देंगे जो है ये एम मीटर बन जाएगा। GS यानी हमेशा इसको सीरीज में लगाया जाता है।
सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट को मेजर कर पाता है, सिर्फ और सिर्फ स्मॉल करंट होता है उसी को मेजर कर पाता है गैल्वेनोमीटर। तो जी का काम हमें डिटेक्ट करना, दिशा उसे समझाता है। एमीटर जो है वो नापता है कितना इलेक्ट्रिक करंट है, नापने का काम जो है एमीटर का है, ठीक है। तो नापने वाला, इसका रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, बहुत कम रेसिस्टेंस होता है। ये भी हमेशा सीरीज़ में ही लगता है, AS ये भी हमेशा सीरीज़ में ही लगता है। इसमें रेसिस्टेंस जो है बहुत कम होता है, रेसिस्टेंस जो होता है बहुत मिनिमम होता है रेसिस्टेंस। देखिए हम लोग गैल्वेनोमीटर में जो लगाते हैं शंट, गैल्वेनोमीटर में जो GS में था गैल्वेनोमीटर सीरीज लगा, हमेशा सीरीज जोड़ते हैं, इसमें शंट लगाते हैं, उसके बाद स्मॉल करंट को नापता है, लेकिन इसी डिटेक्ट करता है, नापता नहीं है। तो जो शंट इसमें लगाते हैं ना, शंट हमेशा इसमें पैरेलल में लगाना है। शंट लगाने के बाद जो एमीटर बन जाता है, तो शंट हमेशा जो इसमें पैरेलल में लगाना है, ठीक है। ये डिटेक्ट करता है, जो नापता है इसमें रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया। उसका होता है वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर जो क्या नापता है, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस नापता है, ठीक है। और ये जो है 2 पॉइंट क्यों से नापेगा, इसमें रेसिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा हाई रेसिस्टेंस होता है, रेसिस्टेंस जो बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हमें VIP है, यानी वोल्ट मीटर को जो हमसे पैरेलल लगाया जाता है, वोल्ट मीटर को हमसे पैरेलल में। लेकिन जो गैल्वेनोमीटर में बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस लगाया जाता है, और रेसिस्टेंस हमेशा जो है सीरीज़ में लगाया जाता है। जो हाई रेसिस्टेंस लगा के वोल्ट मीटर बदला जाता है, ये रेसिस्टेंस जो है हमेशा सीरीज़ में लगाया जाता है। जैसे एमीटर खुद सीरीज़ में होता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर शंट जो लगता है पैरेलल में लगता है। लेकिन यहाँ पर रेसिस्टेंस जो है गैल्वेनोमीटर में सीरीज़ में लगेगा, तो गैल्वेनोमीटर जो है वोल्ट मीटर में बदल जाएगा। ओम्स लॉ क्या होता है, I जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V होता है, यानी कि करंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस। कब होता है, इसमें टेम्परेचर को और फिजिकल कंडीशन को, इसको जो कांस्टेंट रखा जाता है, टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन को जो कांस्टेंट रखेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस को, इसमें कांस्टेंट जाता है V = I, R में फार्मूला जाता है, R जो है रेसिस्टेंस होता है, तो फार्मूला याद रखना है, V = IR। ओम्स लॉ का हो गया। रेसिस्टेंस का ऐसे जो ओम होता है, ओम के नाम पर रखा गया है, इसका सिंबल जो रेसिस्टेंस का ऐसे होता है। तो एक याद रखना कि ओम्स लॉ जो कब वैलिड होता है, जब टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तभी जाके वैलिड होता है। लेकिन इंटरनेशनल ओम जो डिफाइन किया गया है कि ऐसा ऐसा कंडीशन होगा, तब उसको इंटरनेशनल ओम कहेंगे। इसका लिमिटेशन है, लिमिटेशन कहाँ काम नहीं करता है देखते हैं। तो इसका एक D, TR और SE। DTR से, यानी D से हो गया डायोड, T से हो गया ट्रांजिस्टर, R से हो गया रेक्टिफायर, ठीक है। और S से हो गया सेमीकंडक्टर, और E से हो गया इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट मतलब मैक्सिमम केस में काम नहीं करता है। सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रोलाइट हो गया, डायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, रेक्टिफायर हो गया। इस पर जो है ओम्स लॉ जो है उतना से काम नहीं करता है। रेसिस्टेंस अलग होता है, रेसिस्टर अलग होता है। रेसिस्टर हो जाता है डिवाइस होता है जो रेसिस्टेंस बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता है। रेसिस्टेंस जो होता है, रेसिस्टेंस के बारे में देखें तो रेसिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ से, यानी और लेंथ को और दुगुना करें तो रेसिस्टेंस भी दुगुना हो जाएगा। लेंथ को हम लोग आधा करें तो रेसिस्टेंस भी हम लोग का आधा हो जाएगा। इसलिए कोशिश किया था कि ज़्यादा लंबा तार नहीं हो जाता, लंबा तार होता है ना, तो उसमें रेसिस्टेंस जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया से मतलब तार ऐसे होता है ना मोटा, तो यही हो जाए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो इसके इन्वर्सली डिपेंड करता है, इन्वर्सली डिपेंड करता है। इसके कारण क्या होता है कि रेसिस्टेंस जो होता है उसके डायमीटर के स्क्वायर यानी कहिए, फिर रेडियस के स्क्वायर कहिए, यानी कि जो उसका मोटाई है, तार का मोटाई है, उसके स्क्वायर के इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। और जो है इन्वर्सली डिपेंडेंट होता है उसके रेडियस के स्क्वायर, या फिर डायमीटर कहिए। रेसिस्टेंस होता है डायमीटर के जो है स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इससे पता चलता है कि अगर डायमीटर को हम लोग दुगुना कर देंगे, डायमीटर को हम लोग दुगुना कर देंगे, तो रेसिस्टेंस जो हम लोग का 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। इसको दुगुना कीजिएगा तो जो 1/4 हो जाएगा। और डायमीटर को हम लोग आधा कर देते हैं तो रेसिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाता है। और डायमीटर को हम लोग 1/2 कर देंगे तो रेसिस्टेंस हम लोगों का 4 गुना हो जाएगा। और डायमीटर को फिर से क्वेश्चन आता है इसे कि डायमीटर को हम लोग डबल कर देते तो इसका रेसिस्टेंस जो है वो 1/4 हो जाएगा, ठीक है। यानी जितना तार का मोटा और करेंगे ना, उसमें रेसिस्टेंस और कम होते जाएगा। यानी कि मोटा तार जितना होगा उतना ज़्यादा उसमें रेसिस्टेंस जो है वो कम होगा। यानी कि अगर तार पहले से इतना है और उसको तार को हम इतना बड़ा कर रहे हैं, तो उसको मोटा भी कर दे थोड़ा सा, तो रेसिस्टेंस जो है उतना का उतना ही रह जाएगा। रेसिस्टेंस जो है मटेरियल पर भी डिपेंड करता है, कौन सा मटेरियल आप यूज़ कर रहे हैं। जैसे नाइक्रोम का तार होता है, नाइक्रोम का तार जो होता है, जो हीटर वगैरह इसमें यूज होता है, वो लगभग 60 गुना ज़्यादा होता है। इसका रेसिस्टेंस जो है 60 गुना ज़्यादा होता है, किससे, कॉपर के मुकाबले में जो है 60 गुना ज़्यादा होता है। उसके बाद ये टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, और टेम्परेचर घटाइएगा तो फिर घटेगा भी, ठीक है। टेम्परेचर से जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेसिस्टेंस। कुछ है जिस पर कि टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता है, जैसे कि MCN याद रखना है। M से हो गया मैग्नीन, C जो है कॉन्स्टेंटेन, N से हो गया नाइक्रोम। MCN जो होता है, या फिर MNC कहिए, MNC, तब मैग्नीन, नाइक्रोम और कॉन्स्टेंटेन होता है। इस पर जो है टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं होता है।
ये सब जो एलओए है, मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटाइन हो गया, ये सब जो एलओए है, ठीक है। इसलिए एलओए को जो है रेसिस्टर में यूज़ किया, रेसिस्टर के रूप में एलओए को इसलिए यूज़ किया जाता है, इस पर जो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, टेम्परेचर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है। रेसिस्टेंस का मतलब होता है आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, ठीक है। यहाँ पर रो जो होता है यही होता है स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या फिर रेसिस्टिविटी जो होता है यही रो होता है, ठीक है। और जो रो होता है इसका एस यूनिट होता है ओम मीटर, रो का एस यूनिट होता है ओम मीटर होता है, ठीक है। ये जो कि मटेरियल के कौन सा मटेरियल है उस पर तो डिपेंड करता है, लेकिन ये जो लेंथ और थिकनेस, लेंथ और एरिया से जो थिकनेस होता है उस पर जो है डिपेंड नहीं करता है, इस पर जो डिपेंड नहीं करता है। लेकिन ये जो है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है और मटेरियल पर, टेम्परेचर और मटेरियल पर डिपेंड करता है, लेंथ और एरिया पर जो डिपेंड नहीं करता है। रेसिस्टिविटी जो होता है प्रत्येक मटेरियल का अलग अलग होता है, इसलिए इसको मटेरियल का प्रॉपर्टी भी कहा जाता है। रेसिस्टिविटी जो मटेरियल का प्रॉपर्टी कहा जाता है, इसका यूनिट जो होता है ओम मीटर होता है। इसको लेंथ और थिकनेस ही सबसे कुछ लेना देना नहीं। सबसे बढ़िया कंडक्टर कौन होगा जिसका रेसिस्टिविटी सबसे कम होगा, तो सबसे कम रेसिस्टिविटी होता है किसका, सबसे कम होता है सिल्वर का, ठीक है। सिल्वर का सबसे कम होता है और तांबा का लगभग उसी के बराबर होता है, चांदी के बराबर। हालांकि एल्यूमिनियम का जो है सबसे थोड़ा ज़्यादा होता है। या जो एलओए होता है इसका काफ़ी ज़्यादा रेसिस्टिविटी होता है, उसका कंपोजिशन में देख लेते हैं। जैसे नाइक्रोम में नाइक्रो तो नाई से निकेल हो गया 60%, क्रो से क्रोमियम हो जाता है। अमन नाइक्रोम तमस हो गया मैंगनीज और आयरन, मैंगनीज और आयरन, नाइक्रोम क्रोमियम मैंगनीज और आयरन हो गया नाइक्रोम में, ठीक है। मैंगनीन तो मैंगनीज हो गया, इसमें मैंगनीज इसमें भी है, मैंगनीज हो गया, मैंगनीज तो निकेल हो गया और कॉपर हो गया। मैंगनीज में जो है कॉपर ज़्यादा है। और क्यूनी कॉन्स्टेंटिन होता है क्यूनी, ठीक है, कॉन्स्टेंट में क्यों नहीं। यहाँ पे मैंगनीज में मैंगनीज निकल और कॉपर होता है। निकल जो है सब में ही है, यहाँ भी है यहाँ भी है, इसको याद रखना होगा। नाइक्रोम में 60% तो निकले होता है, अच्छा भाई सबसे ज़्यादा आयरन होता है नाइक्रोम में। उसके बाद मैंगनीन में सबसे ज़्यादा कॉपर होता है 84%, ठीक है। उसके 12 होता है। कॉन्स्टेंटिन में क्यों नहीं तो कॉपर जो है सबसे ज़्यादा 60% होता है। कंडक्टिविटी जो होता है रेसिस्टेंस के उल्टा होता है, सिंपल सा बात है, रेसिस्टेंस के उल्टा होता है। इसको कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। स्पेसिफिक कंडक्टेंस ये जो है उल्टा होता है, 1/रो को उल्टा करने पर स्पेसिफिक कंडक्टेंस आता है। इसका जो यूनिट होता है सीमन पर मीटर होता है, साइमन पर मीटर होता है, ठीक है, साइमन पर मीटर। इसका कंडक्टिविटी जितना ज़्यादा होता उतना ही बढ़िया कंडक्टर होता है। इसका रेसिस्टर को कंबाइन करके 2 तरीका है, और सीरीज में कंबाइन होता है, एक पैरेलल में होता है। सीरीज वाला जो है ऐसे से जोड़ दिया जाएगा तो इसको जो सीरीज वाला कहा जाता है। सीरीज में जो है करंट सेम होता है, सीरीज में जो है करंट सेम होता है, ठीक है। यहाँ वोल्टेज जो है अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। और ऐसे निकलने का है R=R1 + R2 + R3 R4 कर दिया तो सीरीज का कॉम्बिनेशन निकल जाता है। पैरेलल का कॉम्बिनेशन आप देख सकते हैं। पैरेलल का कॉम्बिनेशन कैसे होता है, इसमें जो वोल्टेज सेम होता है, वोल्टेज सेम होता है, करंट जो है सेम नहीं होता है। कैसे निकाला जाता है देखते हैं, उल्टा करके कैसे निकाला जाता है। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट लास्ट वाला जो रेसिस्टेंस होता है सबका सम होने का इससे ज़्यादा होता है, और यहाँ पे उल्टा हो जाने का होता है, सबसे छोटा वाला होता है उससे भी कम होता है, सबसे छोटा वाला स्मॉलेस्ट होता है ना उससे भी कम होता है इक्विवेलेंट वाला। इस दोनों के बीच का अंतर देखें तो करंट इसमें करंट सेम होता है, इसमें वोल्टेज सेम होता है, ठीक है। इसमें रेसिस्टेंस जो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, इसमें रेसिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है। ये हीटर में यूज किया जाता है, इसको जो है हाउस वायरिंग में यूज़ किया जाता है पैरेलल वाले का। इसको घर में इसीलिए पैरेलल किया जाता है कि वहाँ पर सब किसी को जो है वो मिले, क्या कहते हैं, सेम वोल्टेज मिले। नेक्स्ट है कि हम लोग घर का जो वायरिंग होता है पैरेलल में ही क्यों होता है कि एक मान लिए ख़राब हो जाए, एक काम करना बंद कर दे, दूसरा जो है काम करता रहे। सबके लिए अलग अलग स्विच होता है। उसके बाद है कि सबको जो वोल्टेज का सप्लाई भी सेम मिलता है। अब पैरेलल में जो है अलग अलग मतलब जिसको जितना करंट का ज़रूरत होता है वो नहीं, जैसे मतलब हीटर को जो ज़्यादा करंट चाहिए तो ज़्यादा ले लेगा अपना, बल्ब को लो करंट चाहिए तो अपना लो ले लेगा, तो अपना ज़रूरत के हिसाब से करंट का बंटवारा कर लेता है सब। पहला है कि सब अलग अलग काम करते रहे अपना, उसके बाद अलग अलग स्विच लग जाता है, सब जगह वोल्टेज का सप्लाई सेम होता है, अलग अलग जिसका जितना ज़रूरत होता है करंट का उतना ले लेता है। उसके बाद मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होता है, इसमें सीरीज भी हो और पैरेलल भी हो, दोनों उसमें होता है, उसको मिक्स कॉम्बिनेशन का। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या आता है कि पहले दोनों पैरेलल वाले को सॉल्व कर लीजिए। 1/R = जैसे R1 हो गया, R2 हो गया, तो 1/R1 + 1/R2 करके यहाँ से ये वाला निकाल दीजिए। उसके बाद जो सीरीज में सबको ऐड कर दिया, पहले पैरेलल वाले को इसमें सॉल्व किया जाता है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जैसे ऐसे है तो इसमें क्या किया, पहले रेजिस्टेंस को एक जगह ऐड कर लीजिए, इसको एक जगह ऐड कर लीजिए, तो 3 को ऐसे हो जाएगा मात्र, और उसके बाद जो पैरेलल वाले से निकल जाएगा। इसके बाद इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए सेल, मतलब बैटरी होगा उसमें से कितना इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकल रहा है, इलेक्ट्रिक करंट टाइप में वो इलेक्ट्रिक कितना फोर्स निकल रहा है उसके लिए। तो इसका फॉर्मूला होता है E=I + I R। तो कैपिटल R हो गया एक्सटर्नल रेसिस्टेंस के लिए, स्मॉल r हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस के लिए। I तो सेम है, तो इसको हम लोग I अब बाइक कॉमन लेके R + R भी लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का हो गया।
जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है सेल का ई जो होता है हमेशा जो पोटेंशियल डिफरेंस जो है बड़ा होता है, हमेशा जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस से बड़ा होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है धीरे धीरे जैसे जैसे मान लीजिए बैटरी पुराना होता है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो घटते जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है हमेशा जो है कांस्टेंट होता है। इसके बाद और कुछ होगा तो क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए यहाँ देख लेते हैं, जब ओपन सर्किट होता है जैसे करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ठीक है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो वोल्ट मीटर जो नापेगा ना वो ईएमएफ होता है। जब उसमें से करंट फ्लो नहीं कर रहा है तब जो वोल्ट मीटर रीडिंग दिखाएगा वो ईएमएफ होता है। जब करंट फ्लो करने लगता है तो वहाँ पर जो वोल्ट मीटर शो करता है वो जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, वो जो है टर्मिनल वोल्टेज का या पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो हो जाता है। तो इलेक्ट्रिक वर्क क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है W=V/Q। इसका मतलब क्या है समझिए, कोई इलेक्ट्रिक चार्ज था वो एक जगह से दूसरे जगह गया, ठीक है, उसके बीच में अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस वाला जगह था। इलेक्ट्रिक चार्ज एक जगह से दूसरे जगह जहाँ दोनों जगह का पोटेंशियल डिफरेंस जो है अलग अलग था, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक वर्क को वहाँ पे। तो W=V/Q। तो इलेक्ट्रिक वर्क W=V/Q हो गया, और Q को जब IT रख देते तो हम लोग क्या हो जाएगा VIT हो जाएगा, ठीक है। और W हम लोग का VQ था, VQ को जब हम लोग आ गया VIT। अगर V जो होता है V=IR होता है, ठीक है। तो IR रखें तो यहाँ पे IR फिर IT तो हो जाएगा I²RT। ये सब जो है सेम फार्मूला देखिए कैसे बढ़ते जा रहा है। उसके बाद वहीं पे जो I² है I²RT में I² जब V²/R² रख सकते हैं, V=IR से इसको इधर आ जाएगा तो V²/R² रखेंगे देंगे तो हम लोग का हो जाएगा V²T/R, एक बार से कट जाएगा। तो ये वर्क निकालेगा कितना फॉर्मूला हो गया, W=VQ हो गया, Q VIT हो गया, I²RT हो गया, V²T/R हो गया, V²T सब जो वर्क है इलेक्ट्रिक वर्क निकालेगा ये। तो पावर W/T हो गया। देखिए वर्क डन जो था वो VQ था, वर्क डन जो था वो VQ था। अब P जो हो गया वो W/T हो गया, ठीक है। तो W हो गया, तो W वाला जो था सब में टाइम से भाग दे देना है। तो यहाँ W वाला क्या था, देखो VIT था, तो VIT में T से भाग देना, T से T कट जाएगा, VI बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद I²RT में T से भाग देंगे तो I²R बढ़ जाएगा सिर्फ यहाँ से, यहाँ पे V²RT वाला T वाला से V²/R बच जाएगा। सब में जो है T से भाग देना है, जितना वर्क डन होता है हमें T को हटाते जाना है तो हम लोग का पावर निकल जाएगा, इलेक्ट्रिक पावर निकल जाएगा। W=VQ VIT I²RT V²T/R। हम लोग पावर को तो वाट नापते हैं, लेकिन वाट जो है बहुत छोटा है, उसको ज़्यादा मतलब कि बड़ा पावर को नापने के लिए लोग किलोवाट में यूज़ करते हैं। तो 1 किलोवाट में जो है 1000 वाट होता है, 1 किलोवाट में 1000 वाट होता है। और 1 हॉर्स पावर में जो है 746 वाट होता है, 746 वाट। अब क्वेश्चन है कि हम लोग घर में जो है जूल वाला, जैसे जनरली जो इलेक्ट्रिक जो घर में बिजली बिल आता होता है उसमें जूल में नहीं आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी वहाँ पर जो यूज कंज्यूम होता है वो जूल में नहीं होता है। क्यों कि जूल जो है बहुत छोटा यूनिट है, ठीक है, और हर घर का कंजप्शन जो है बहुत बड़ा होता है, इसीलिए वहाँ पे जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है जो किलोवाट आवर में नापा जाता है, किलोवाट आवर में। इसको किलोवाट आवर को बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर केवल यूनिट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट या फिर केवल यूनिट कहा जाता है। 1 यूनिट का मतलब हो गया किलोवाट आवर, ठीक है। तो 1 किलोवाट में हो गया 1000 वाट, और आवर के लिए उसमें से गुना कर दीजिए 60 से मिनट में हो जाएगा, फिर एक और 60 से गुना कीजिएगा सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। इसका हो जाता है ऊपर होगा 3.6 × 10⁶ जूल रहता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। घर में बिजली कितना खपत है उसका निकालने का बोला PIH/1000, ठीक है। पावर को वाट में लेना है, आई को जो है एम्पियर में लेना है, और आवर को हमेशा घंटा में लेना है, सेकंड में लेना है, आवर को जो है घंटा में लेना है, ठीक है। PIH/, उसके बाद जो है 1000 से डिवाइड कर देना है, एच को हमेशा घंटा में लेना है। उसके बाद हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो हीट प्रोड्यूस होता है जब कंडक्टर से जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है उसमें जो हीट प्रोड्यूस होता है उसी को हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो हीटिंग लॉ का फॉर्मूला होता है H = यहाँ पर देख सकते हैं I²RT, ठीक है। H = I²RT होता है, H = I²RT, तो इसमें अलग अलग होता है। जब H = R होगा ना तो वहाँ पे I और T जो है कांस्टेंट होगा, ठीक है। फिर एक बार होगा H = I होगा तो वहाँ पे जो है H = I² होगा, H = I² जो होगा तो वहाँ पे RT कांस्टेंट होगा। H = T होगा ना तो वहाँ पे R और I कांस्टेंट होगा, सबको मिला के जो बनता है H = I²RT। तो ये हीटिंग इफेक्ट पे जो कौन कौन सा काम करता है, तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक बल्ब जो एसी पे जलता है, जो ट्यूबलाइट होता है मरकरी जो एसी पे काम करता है, फिर हीटर जो है वो एसी पे काम करता है, जो इलेक्ट्रिक आयरन होता है उसी पे काम करता है, एक आर्क लैंप आता है, आर्क लैंप इसी पे काम करता है, फ्यूज जो भी हीटिंग पे ही काम करता है, एम मीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया, या फिर इलेक्ट्रिक रेडिएटर हो गया, टेस्टर हो गया, सब हीटिंग वाला भी काम करता है। जैसे देखते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, मरकरी, ट्यूबलाइट, हीटर, आयरन,
आर्क लैम्प, फ्यूज हो गया, मीटर, वोल्ट मीटर हो गया, फिर इलेक्ट्रिक रेडिएटर, टेस्टर, ये सब जो है इसी पे काम करता है। यानी कि हम लोग बिजली का बल्ब देखें तो ये जो भी उसी पे काम करता है। ये जो है इलेक्ट्रिक एनर्जी को बदलता है, किसमें, लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी में बदलता है इलेक्ट्रिक बल्ब। उसके बाद देखिए तो बल्ब का जो फिलामेंट होता है उसमें टंगस्टन का आता है। टंगस्टन का जो बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, इस कारण वो पिघलता नहीं है, ठीक है। उसके बाद बल्ब में जो है इनर्ट गैस होता है, एक नाइट्रोजन होता है, उसके बाद आर्गन भी होता है, नाइट्रोजन और आर्गन होता है जो कि उसके ऑक्सीडेशन से बचाता है। टंगस्टन के साथ ऑक्सीडेशन नहीं होता है, नाइट्रोजन होता है और आर्गन होता है बल्ब के अंदर। और हम लोग वोल्टेज बनाने से बल्ब का पावर तो बढ़ जाएगा, क्योंकि P=W/T होता है और W=VQ करेंगे तो VIT तो वोल्टेज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पावर जो है वोल्टेज से बढ़ाने से बढ़ेगा, लेकिन फ्यूज होने का डर होता है। इसमें क्वेश्चन है कि बल्ब के अंदर क्या होता है, टंगस्टन का बना होता है, और वो बल्ब के अंदर होता है क्या, तो आर्गन होता है और नाइट्रोजन होता है। तो हीटर का देखे तो नाइक्रोम का बना होता है। नाइक्रोम में कौन कौन होता है, नाइक्रोम होता है, क्रोमियम होता है, मैग्नीज होता है और आयरन होता है नाइक्रोम में। ये जो है क्या करता है कि इसका रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा होता है। जो लाल लाल जलता है, बहुत कम लाइट निकलता है, बहुत गर्मी पैदा करता है, इसलिए जो इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है। इलेक्ट्रिक फ्यूज जो किस वजह से, जो एक्स्ट्रा करंट होता है, करंट से बचाता है, ठीक है। से फ्यूज जो है पिघलता कब है, शॉर्ट सर्किट होता है, मतलब ओवरलोडिंग होगा, ओवरलोडिंग हमारा शॉर्ट सर्किट हो गया। ओवरलोडिंग का वो क्या होता है, मतलब कि जितना औकात है तार का, जितना सर्किट का औकात है उससे ज़्यादा कम पावर उसमें लगा दिए, मतलब AC लगा दिए बिल्कुल पतला तार में, या फिर हीटर, तो वहाँ पे ओवरलोडिंग में जो फ्यूज पिघल जाएगा। तो शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, शॉर्ट सर्किट में क्या होता है कि लाइव वायर और न्यूट्रल वायर जो आपस में सट जाता है, तो इसको शॉर्ट सर्किटिंग कहते हैं। करंट काफ़ी ज़्यादा इसमें बढ़ जाता है। तो फ्यूज का तार बनता है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है काफ़ी कम होता है। रेसिस्टिविटी जो होता है, रेसिस्टिविटी काफ़ी हाई होता है, एकदम बिल्कुल पतला तार होता है। ये हमेशा लाइव वायर से जो है सीरीज में जोड़ा जाता है, लाइव वायर से जो है हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। तो इससे क्वेश्चन मान लिया जाता है कि फ्यूज को हमेशा सीरीज में जोड़ा जाता है। उसके बाद फ्यूज जो है हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। फ्यूज के प्रॉपर्टी में से लो मेल्टिंग पॉइंट हो गया, रेसिस्टिविटी हाई हो गया, पतला होना चाहिए, सीरीज में जोड़ना है। किससे बना होता है, टीन से सबसे बेस्ट बनता है। टीन से, हालांकि टीन और कॉपर से ही बनता है, टीन और लेड से ही बनता है, अब तो एलुमिनियम से ही बनने लगा है। सबसे अच्छा जो होता है वो टीन का ही बना होता है। अब इस पे बेस्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि चार्ज का ऐसे यूनिट का, चार्ज का जो है कूलम होता है। कह रहा पोटेंशियल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका यूनिट जो होता है वोल्ट में नापा जाता है। इलेक्ट्रिक करंट का जो है एम्पियर हो जाता है। उसके बाद रेसिस्टेंस का जो होता है ओम हो जाता है। जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को है उसको जूल में नापते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को जूल पर, या फिर जो घर में यूज होता है उसको किलोवाट आवर में नापते हैं, ऑप्शन में नहीं है। वही यहाँ पे घर पे जो कंज्यूम होता है उसको किलोवाट आवर में नापा जाता है। कर एक तार था, इसका रेसिस्टेंस R था, इसको जो 5 बराबर हिस्से में काट दिया गया, उसको पैरेलल में जोड़ दिया गया है। तो जो नया रेसिस्टेंस है और पुराना रेसिस्टेंस में क्या होगा, तो नया रेसिस्टेंस जो पैरेलल में तो 1/R/5 करके निकाल लेंगे तो वो जो 1/25 हो जाएगा, ठीक है। दोनों का रेशियो है पैरेलल वाला और उसका क्या कहते हैं बिना पैरेलल वाला का, उसका जो है 1/25 हो जाएगा। तो इसमें से कौन जो इलेक्ट्रिक पावर का जो है वो फार्मूला नहीं है, तो IR² नहीं है, ठीक है। I² RT होता है, मैंने T से भाग दे तो VIT वाले में पावर वर्ड का जो होता है उसमें T हटा दे जाइए। V² T/R होता है, T हटा दीजिए। IR² तो होता ही नहीं, R का स्क्वायर तो कहीं होता ही नहीं है, ये वाला नहीं होता है। रहेगा बॉल बस पर रेटिंग है 220 वोल्ट और 100 वाट, ठीक है। 220 वोल्ट और 100 वाट उसका रेटिंग है। और जब उसको 110 वोल्ट पर काम करने जाता है उसके द्वारा कितना शक्ति देगा, 220 वोल्ट पर लिखा हुआ है 100 वाट, तो उसको 110 वोल्ट पर चलाएंगे तो उसका जो है घट किया जाएगा। देखने में तो लग रहा है 50 वाट पाना चाहिए, लेकिन नहीं, इसको फार्मूला से निकालेंगे। देखिए P पावर इक्वल टू होता है V²/R, ठीक है। V²/R होता है, पावर इक्वल टू V²/R। यहाँ से वोल्टेज हम लोग को पता है 220 और पावर हम लोग को पता है 110 वोल्ट। तो यहाँ से हम लोग रेट निकाल लेंगे, वाले रेसिस्टेंस निकालेंगे कि पावर पता है वहाँ पे 220 वोल्ट है, पावर जो है 100 वाट है। तो वहाँ से हम लोग का रेसिस्टेंस निकालेंगे। रेसिस्टेंस निकालने के बाद दूसरा जगह जो है रेसिस्टेंस तो सेम ही रहेगा और वोल्टेज दिया हुआ 110, तो वहाँ से हम लोग पावर निकालेंगे तो हम लोग का 25 वाट हो जाएगा, ठीक है। ये वाला याद भी रख सकते हैं। 220 वोल्ट पर 100 वाट, तो 110 वोल्ट पर जो है 25 वाट था, 25 वाट। P = V²/R से निकलेगा, P = V²/R। EMF जो होता है, EMF इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटिव फोर्स, उसका ऐसे यूनिट क्या होता है, जो वोल्ट होता है, उसका जो वोल्ट होता है। जूल पर कूलम किसके बराबर होता है, तो वोल्ट। V = W/Q होता है, तो जूल पर कूलम जो वोल्ट के बराबर होता है। इलेक्ट्रिक करंट को किससे नापा जाता है, मापा जाता है, तो एमीटर से नापा जाता है। गैल्वेनोमीटर सिर्फ डिटेक्ट करता है, डायरेक्शन पता करता है, एमीटर से जो है उसको नापा जाता है। हीटिंग इफेक्ट पूछ रहा है, हीटिंग इफेक्ट के बाद यहाँ पे क्या कर रहा है कि निश्चित प्रतिरोध, यानी कि फिक्स रेसिस्टेंस फिक्स है और टाइम फिक्स है।
तो रेसिस्टेंस फिक्स टाइम फिक्स है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आई स्क्वायर के, तो करंट के जो है स्क्वायर ऑफ करंट के प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पे वर्क डन निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला W=VQ, ठीक है। क्यू को जब IT रखेंगे तो VIT हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को कौन नापता है? इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को जो ओम मीटर में नापा जाता है इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट का बात हो रहा है, कौन सा जो उपकरण इंस्ट्रूमेंट यूज करता है, तो ओम मीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट आता है, ठीक है। यहाँ रेसिस्टिविटी का यूनिट नहीं पूछ रहा है, इससे रेसिस्टेंस नापने वाला एक ओम मीटर का के इंस्ट्रूमेंट ही आता है। अब साबुन के बुलबुला को उसको चार्ज देंगे तो जो है फैलता है, साबुन के बुलबुला को चार्ज देने पर जो है फैलता है। और 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है? 1 वोल्ट W=W/Q से 1 न्यूटन कूलम का ये 1 जूल कूलम होगा ना, ज़्यादा सही होगा। 1 जूल कूलम ये वाला होना, ये वाला नहीं होगा, 1 जूल कूलम होगा। फैन के स्पीड को बदलने के लिए रेगुलेटर यूज होता है। अगर मरकरी लैंप में क्या रहता है, तो मरकरी में जो होता है, मरकरी होता है कम प्रेशर में होता है, लो प्रेशर में मरकरी जो है, मरकरी जो ट्यूबलाइट होता है उसमें मरकरी जो होता है लो प्रेशर पे होता है मरकरी। रेसिस्टेंस तार का लंबा किया जाता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ उसका रेसिस्टेंस भी बढ़ जाता है। और किसी का इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस जो है वो जीरो हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? जीरो हो जाएगा तो उसको लोग सुपर कंडक्टर कहते हैं, सुपर कंडक्टर, ठीक है, सुपर कंडक्टर कहते हैं। तो रेसिस्टेंस जो है किस पे डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, लेंथ पे करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया सब पे करता है, प्रेशर पे जो है रेसिस्टेंस को कुछ लेना देना नहीं है। एक फ्लोरेसेंट लैंप का ये फिर मरकरी, इसमें एक चूक होता है, चूक का काम क्या होता है? चूक जो है करंट के फ्लो को कम करता है, करंट के फ्लो को कम करता है। चूक जो होता है पहले पुराना में होता है चूक कैसे होता था, लेकिन उससे क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को कम कर देता है। 1 किलोवाट आवर में 3.6 × 10⁶ जूल होता है। करें फ्लोरेसेंट ट्यूब में कौन सा जो यूज होता है, तो उसमें यूज होता है मरकरी, वेपर और आर्गन। मरकरी के साथ जो है आर्गन का यूज होता है, मरकरी के साथ जो है माँ का यूज होता है, मरकरी में माँ का यूज होता है, मरकरी और आर्गन का। करें AC को DC में कौन बदलता है? रेक्टिफायर जो है वो AC को DC में बदलता है। जो IC चिप होता है, जो कंप्यूटर में यूज होता है, IC चिप जो बनता है सिलिकॉन का बनता है। जो सेटेलाइट होता है, आर्टिफिशियल सेटेलाइट, उसमें जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहाँ होता है? वो सोलर एनर्जी से, सोलर सेल से ही जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है अपना। एम्पियर से क्या नाप? एम्पियर जो इलेक्ट्रिक करंट को नापा जाता है, करंट। एक बल्ब जलता है तो उसका फिलामेंट जो होता है, फिलामेंट का टेम्परेचर कितना होता है? फिलामेंट का टेम्परेचर जो है 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। फिलामेंट का टेम्परेचर 3000 से 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। माइका क्या? माइका जो है हीट का कंडक्टर है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है, हीट का है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का नहीं है। सॉरी, माइका जो माइका गाली देता है उसमें कुछ भी गुण नहीं होता है, इसमें दोनों नहीं होता है। सॉरी, इसमें दोनों नहीं होता है, हीट भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होता है। माइका में माइका बदला ही नहीं दे पाया, हीट का भी नहीं होता है, इलेक्ट्रिसिटी का भी नहीं होता है। इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए किसका यूज होता है? यूरेनियम का न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज होता है। कह रहा है ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस पूछा 10⁶ ओम, ठीक है। हम लोग 6 फीट आदमी होता है तो 10⁶ ओम जो है ह्यूमन बॉडी का रेसिस्टेंस है। वैसा फ्लोरेसेंट ट्यूब या मरकरी जो एक्सपेरिमेंट यूज होता है उसमें 6500 केल्विन का मार्क कर किया होता है, उस पर जनरली मार्क किया होता है 6500 केल्विन, जो एक्सपेरिमेंट में यूज होता है। जो ट्यूबलाइट है जो इतना एनर्जी कंज्यूम करता है उसका कितना परसेंट उसको लाइट में बदल पाता है? 60 से 70% जो है उसको लाइट में बदल पाता है। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में कौन डिपेंड करता है? तो हीटर भी डिपेंड करता है, बल्ब भी करता है और ट्यूबलाइट भी करता है, तीनों करता है हीटिंग इफेक्ट पे। कह रहा है एक 100 वाट का एक बल्ब है, 10 घंटे के लिए जलाता है। हम लोग देखते हैं P/H/1000 होता है, कंज्यूमर निकल जाता है 100 × 10/1000 होता है, जो 1 यूनिट बिजली बिल जो है 1 यूनिट उठता है बिजली बिल। फॉर्मूला होता है P/H/1000। वही क्वेश्चन है, 1 यूनिट उठेगा तो 500 रुपया है, तो 5 रुपया बिजली बिल। किलोवाट आवर किसका है? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का जो कंज्यूम किया था उसका है। तो बिजली पे आता है वो किसमें क्या उसमें लेके देखा जाता है वाटेज और उसमें टाइम, कितना वाट हुआ है और टाइम, माने कि P/H होता है ना, तब वाट और कितना वाट और टाइम देखा जाता है। और एक 100 वाट का बिजली बल्ब है, वो 10 घंटे चले तो बिजली का खर्च कितना होगा? तो 1 यूनिट होगा, क्योंकि P/H/1000 होता है। लाइटनिंग कंडक्टर का आविष्कार कौन किया? लाइटनिंग कंडक्टर का बेंजामिन फ्रैंकलिन किए। लाइटनिंग रॉड या फिर कंडक्टर का उसका आविष्कार जो है बेंजामिन फ्रैंकलिन की। जो लाइटनिंग कंडक्टर उसका बेंजामिन फ्रैंकलिन की, वो किससे बना होता है? जो बना होता है कॉपर से बना होता है, कॉपर से। जो लाइटनिंग कंडक्टर वो क्या होता है? नहीं, घर पे एक रॉड लगता है, जैसे बिजली एकदम ज़मीन में नीचे से जाता है, वो घर को टूटने ढहने से बचाता है, सही बात है। ये जो अर्थ में भेज देता है, दोनों बात सही है। जब करंट फ्लो करता है तो जो फिलामेंट है वो बढ़ने लगता है और जो तार है वो नहीं बढ़ता है, क्योंकि जो फिलामेंट होता है उसका रेसिस्टेंस जो है तार से जो है ज़्यादा होता है, उसका रेजिस्टेंस तार से ज़्यादा होता है। तो इसमें से किस में जो है इलेक्ट्रिसिटी पास होता है? तो सल्फर, ब्रोमीन, ये सब जो नॉन मेटल हो गया। लेकिन सिलेनियम जो है, सिलेनियम हो गया सेमी कंडक्टर होता है, सिलेनियम इसे जो है इलेक्ट्रिसिटी पास करता है।
और गर्म कर देंगे, डोपिंग कर देंगे तो और ज़्यादा पास करेंगे। नाइक्रोम का हम लोग हीटिंग एलिमेंट में यूज क्यों करते हैं? इसका जो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, और जब लाल होता है एकदम जो ऑक्सीडाइज नहीं होता है, और इसका स्पेसिफिक रेसिस्टेंस ज़्यादा होता है, दोनों कारण होता है। बल्ब का फिलामेंट में टंगस्टन का यूज होता है, उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। मरकरी का यूज किया जाता है नॉर्मल बल्ब के ऊपर मुकाबले किया जाए। मरकरी में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है बहुत कम वेस्ट होता है, पूरा जो है वो लाइट एनर्जी में बदल जा रहा था। जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है उसमें से जो कंप्लीट हवा को पूरी तरह क्यों निकाला जाता है कि जो टंगस्टन होता है वो ऑक्सीडाइज ना हो जाए। टंगस्टन जो फिलामेंट बनता है वो जो ऑक्सीडाइज नहीं हो जाए, इसी के लिए चलता है। जो बल्ब जो टूटता है उसमें बहुत तेज आवाज़ है। क्या होता है कि बल्ब के अंदर जो पूरा वैक्यूम होता है उसमें हवा जैसे ही घुसता है बहुत कस के आवाज़ आता है। बल्ब का जो फिलामेंट टंगस्टन से बना होता है। फ्यूज वायर जो बनता है उसमें क्या क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए? उसका लंबाई लेंथ कम होना चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, और पतला तार होना चाहिए। एलओए होता है टीन ऑन का सबसे बढ़िया फ्यूज होता है। जो फ्यूज का तार बनता है टीन और लेड से बना होता है, इसको सोल्डर कहा जाता है। टीन और लेड से बना होता है, इसको सोल्डर कहा जाता है। इससे इसलिए सोल्डर टीन और लेड से फ्यूज क्यों बनता होता है? इसका कारण जो होता है इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। जो फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? तो जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पे ही काम करता है। फ्यूज पे हीटिंग इफेक्ट पे ही काम करता है। फ्यूज वायर का क्यों यूज होता है? तो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिक करंट उसमें से फ्लो नहीं को ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाने के लिए फ्यूज को क्यों लगाता है? इसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है। फ्यूज को बचाने का तरीका तो उसका रेसिस्टिविटी काफ़ी ज़्यादा है, और रेसिस्टिविटी जो है काफ़ी ज़्यादा होता है, मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो काफ़ी कम होता है। वही कह रहा है कि जो बनता है फ्यूज बनता है उसका मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होना चाहिए। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होना चाहिए। फ्यूज वायर जो है जब जैसे एक्स्ट्रा करंट फ्लो करता है वो सर्किट को जो है ब्रेक कर देता है। एक तार का जो लेंथ पहले से एल था उसको लंबड़ा के जो 12 कर दिया गया, तो उसका कह रहा है कि रेसिस्टेंस अब क्या हो जाएगा? देखिए रेसिस्टेंस 4 गुना कैसे हो जाएगा इसको देखते हैं। लेंथ जो है पहले से उसको घींच के किया गया है, ठीक है, घींच के किया गया है। घींच के किए जाने पर 4 गुना इसलिए होता है, घींच के किया जाएगा तो उसका जो नीचे वाला एक क्रॉस सेक्शनल एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो वो आधा हो जाएगा, यानी कि जो डी है वो आधा D/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण जो है 4 गुना हो जाएगा, रेसिस्टेंस जो है वो 4 गुना हो जाएगा। और 2 को तार को जोड़ कर 2 गुना किया, मैं पहले से एल लेंथ का था, उसके बाद फिर से एक और तार जो एल लेंथ का बना दिया गया, तब जो है रेसिस्टेंस 2 गुना ही बढ़ेगा। लेकिन लंबड़ा का 2 गुना किया जाए तो रेसिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाता है, रेसिस्टेंस जो है 4 गुना हो जाता है। हम कह रहे हैं रेसिस्टिविटी कैसे? रेसिस्टिविटी का जो होता है ओम मीटर होता है। कह रहे ओम का नियम किससे रिलेटेड है? तो एक इलेक्ट्रिक करंट V/IR होता है, तब भी यहाँ पे वोल्टेज से भी और इलेक्ट्रिक करंट से भी V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है, ठीक है। यहाँ पर रेसिस्टेंस आता है कांस्टेंट के रूप में, तब V/IR हो जाता है। तब तो मेन है वोल्ट और इलेक्ट्रिक करंट के बीच में। करें एक पहले से जो तार है उसका रेडियस जो है आधा कर दिया, रेडियस जो है आधा कर दिया, R जो है 1/2 किया गया है, R 1/2 किया है, उसी तार को किया गया, अलग से कोई तार तो जोड़ा नहीं गया है। तो इसको देखते हैं क्या होगा यहाँ पे। तो R जब 1/2 होगा तो जो क्रॉस सेक्शनल जो एरिया है वो A/4 हो जाएगा, एरिया जो है A/4 हो जाएगा, ठीक है। जिसके कारण क्या होगा कि हम लोग को लेंथ जो है वो बढ़ के हो जाएगा 4L। जो पहले जो लेंथ L था वो बढ़ के हो जाएगा 4L, ठीक है। लेंथ जो है बढ़ के 4L हो जाएगा, जिस कारण टोटल जो रेसिस्टेंस जो हो जाएगा 16 गुना हो जाएगा, टोटल जो 16 गुना हो जाएगा। और रेडियस को हम लोग आधा करें तो टोटल रेडियस वो जो है क्या कहते हैं रेसिस्टेंस जो है 16 गुना हो जाता है। तो इसको ऐसे देख सकते हैं R=ρL/A होता है ना। तो ये तो हम लोग का ये जो फाइनल वॉल्यूम जो है वो तो सेम होना चाहिए ना, तो इसका मतलब इसको लंबा भी तो होगा, तो इसी के चलते जो है 16 गुना हो जाएगा, 16 गुना। कह रहा है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लीजिए कंडक्टर है, इसके दोनों इसका पोटेंशियल डिफरेंस जो नापें वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग से। जो ओम का नियम है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, R जो है कांस्टेंट के रूप में। जो घर का पंखा और बल्ब जो है किस में कनेक्ट होता है? जो है पैरेलल में कनेक्टेड होता है। रेसिस्टेंस को ओम में नापते हैं। यहाँ पे रेसिस्टेंस दिया हुआ है और क्या कर दिया हुआ है, यहाँ पे वोल्ट दिया हुआ है, यानी V दिया हुआ है और R दिया हुआ है। I निकालना है, V/IR से निकल जाएगा। यहाँ पे किरचॉफ लॉ आ गया है, मतलब कह रहा है कि जो पूरा अल्जेब्राइक सम करे, मतलब ऐसे करंट यहाँ से जो निकला है और फिर जो यहाँ से आके मिल गया है, तो सबको ऐड करें तो जो नेट करंट है, जो करंट अल्जेब्राइक सम है पूरा करंट का जो एक जगह मिल रहा है जो है 0 होगा। जो पूरा अल्जेब्राइक सम करें, अल्जेब्राइक रूप से जोड़े, किरचॉफ से याद करना है, तो उसका जो है 0 होगा। कह रहा है वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस क्या होता है? वोल्ट मीटर का रेसिस्टेंस जो होता है इन्फिनाइट होता है वोल्ट मीटर का। कह रहा है 2 चीज़ के बीच में इलेक्ट्रिक करंट को कब फ्लो नहीं करेगा? उन लोगों का जो सेम पोटेंशियल डिफरेंस हो, क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट जो है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पर फ्लो करता है। इलेक्ट्रॉन का अपोजिट डायरेक्शन में, तो जो है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ही नहीं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में नापा जाता है। कोई 2 चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उसके बीच में जो फोर्स लगता है किसका नियम है? कूलम का नियम है।
अगर दो वो चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके बीच के डिस्टेंस को आधा कर दिया जाए, तो उसका जो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, तो इसको आधा करेंगे 1/2 करेंगे तो फोर्स जो है 4 गुना हो जाएगा। सेम चार्ज में होता है रिपल्सन, अपोजिट में होता है अट्रैक्शन। जब एबोनाइट के छड़ को बिल्ली की खाल में रख देते हैं, फर में रगड़ते हैं, तो एबोनाइट का जो है निगेटिव होता है, एबोनाइट वाला निगेटिव होता है, ये निगेटिव होता है, फर जो होता है पॉजिटिव होता है। उसे ग्लास को रगड़ते हैं जब सिल्क पे, तो ग्लास को सिप कीजिए तो इसमें जो है ग्लास जो है प्लस चार्ज का होता है, सिल्क जो है निगेटिव। ठीक है, किसी भी चीज़ को चार्ज करते हैं तो वहाँ पे किसका ट्रांसफर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अगर आप कार से जा रहे हैं और आसमान से बिजली गिरने वाली है तो सबसे सुरक्षित रहने के लिए कार की खिड़कियों को बंद कर लें, जब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, जो प्रोडक्ट होता है दोनों चार्जेस का इन्वर्सली पर होता है रेडियस स्क्वायर से, कूलम का नियम है। डिफरेंशिएशन दिया है कि जो वर्क किया गया है एक चार्ज को मूव करने में एक दूसरे जगह, तो वो उसको क्या कहते हैं, V = W/Q जो होता है, इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। मेटल जो है गुड कंडक्टर फॉर इलेक्ट्रिसिटी क्या है, उसका जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कह रहा है सबसे बढ़िया कौन सा इसमें कंडक्टर है, तो चांदी सबसे बढ़िया है, उसके बाद जो है तांबा है। कह रहा है इसमें से कौन सा जो है सेमी कंडक्टर है, सेलेनियम जो है सेमी कंडक्टर नहीं है। वैसे मेटल जिनके पास जो ऐसे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, लेकिन जब उनको हाई टेम्परेचर ये सब कुछ दिया जाए, फिर डोपिंग वगैरह किया जाए, तब वो बिहेव करेंगे कंडक्टर, तो उसको सेमी कंडक्टर कहा जाता है। टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस जो है बढ़ता है, ठीक है, और कंडक्टिविटी जो है वो घटता है। टेम्परेचर रेसिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जब ग्लास को जो है सिल्क पर रगड़ा जाए ग्लास को, तो उसमें ग्लास पर जो है पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, जो पूरा चार्ज होता है कि इंटायर सरफेस का किस पे डिवाइड करता है, जो आउटर सरफेस होता है, सब चार्ज होता है वो आउटर सरफेस पे ही होता है। यहाँ से हम लोग का दूसरा कंसेप्ट है